यस बच्चों, तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम itself has some subatomic particles, that is proton and electrons. थॉमसन मॉडल ने क्या बताया, ये हम लोगों ने देखा. थॉमसन का जो मॉडल है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे कि ज्यादातर तो सीधे निकल गए, और रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन मॉडल. तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया. उसने कहा कि हर एटम में बहुत सारा स्पेस तो एम्प्टी होता है और उसका सारा प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज उसके बिल्कुल सेंटर में बहुत छोटी जगह पे रिसाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करता है. न्यूक्लियस की साइज एटम की साइज से 10⁵ टाइम्स छोटी होती है. ये हम लोगों ने पढ़ा था. बच्चों, रदरफोर्ड के मॉडल में एक प्रॉब्लम है. रदरफोर्ड के मॉडल में ये प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियस है, दैट्स ओके, बट जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों ओर, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है या एसिलेटेड मोशन करता है, आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि इसकी स्पीड भले यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी क्या चीज बदल रही है, डायरेक्शन. तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एसिलरेटेड मोशन. ये एसिलरेटेड मोशन, और जब कोई चार्ज पार्टिकल एसिलरेटेड मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी, वो एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है. और एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली वो इसमें घिर जाएगा. इसका मतलब कि रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है वो तो अनस्टेबल है, वो स्टेबल ही नहीं है. उसने कहा रिवॉल्व करता है, लेकिन रिवॉल्व करते तो गिर जाएगा. तो ये जो है रदरफोर्ड का ये मॉडल का ये ड्रॉबैक है कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग का तरीका क्या है, क्या पैटर्न है. और यहां से शुरू होता है बोहर्स मॉडल. बोहर्स मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल को कंपेयर करें तो उसने भी कहा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम. इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. अब यहां पर आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो हर जगह रिवॉल्व नहीं करते. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, ओनली सम अलाउएबल ऑर्बिट्स, जिनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन किसमें घूमते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट में. मतलब कि यहां इलेक्ट्रॉन घूम सकता है क्या, नहीं. यहां घूम सकता है क्या, नहीं. यहां, हाँ, यहां पर एक घूम सकता है. अगला कहां होगा, तो एक फिक्स टाइम के बाद यहां पर होगा. अगला कहां होगा, तो फिक्स. ये है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. जब इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं, while revolving in this discrete orbit, electrons neither gain energy nor lose energy. इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड, ना तो बढ़ती है ना घटती है. इसलिए इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं. ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो हम इसको बोलते हैं, हम एनर्जी लेवल्स को n से डिनोट करते हैं. तो ये हो गया n इज इक्वल टू 1, ये हो गया n इज इक्वल टू 2, एंड सो ऑन 3 4 5 6. जितनी जरूरत होगी उतना बढ़ता रहेगा. ओके, तो ये एनर्जी लेवल्स. तो ये है बोहर मॉडल. तो हमने देखा कि रदरफोर्ड के मॉडल से बोहर मॉडल में अलग क्या है. तो हमने देखा कि वहां पर जो उसने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया था, वो बोहर ने भी उसको एज सच एडॉप्ट कर लिया. बस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड का मॉडल ज्यादा नहीं बता रहा है. यहां पर बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें बता रहा है कि एक डिस्क्रीट ऑर्बिट है अलाउएबल, उनमें ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स. एक बात बताता हूं बच्चों कि यहां पर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि हमने इसको एनर्जी दी, गर्म किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा. तो जब ये जंप करके जाएगा तब ये एनर्जी गेन करेगा. तो एनर्जी गेन करके वो हायर लेवल में चला जाता है. और गर्म करो, और हायर लेवल में चला गया. और जैसे ही आपने एनर्जी हटाई, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके अपने लोअर लेवल में आए. तो जब वो जंप करके ऊपर गया, उसने एनर्जी एब्सॉर्ब की. जब वो जंप करके डाउन आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. इसका छोटा सा एग्जांपल बताऊं बच्चों, हमारे कोर्स में नहीं है सभी.
लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं आपको बताऊं। बच्चों एक चीज होती है, आप लोगों ने भी मेले में गए होंगे आप, तो आपने ऐसी बॉल्स देखी होगी, या आप लोग सोते हैं तो कई लोग सोते समय अपने छत पे गैलेक्सी बनाते हैं। बाजार में ऐसी चीजें मिलती, कुछ चिपकाने की स्टार सैटर्न अलग अलग जगह लगा, और रात को जब आप लाइट चालू रखते हैं तो आपको नॉर्मल दिखता है, लेकिन जैसे लाइट बंद करते हो आप देखते हो पूरा ग्लो करने लगता है। देखा आपने? Yes, sir. देखा ना? तो ये क्या होता है कि जब लाइट उसके ऊपर गिरती है तो उसके इलेक्ट्रॉन हायर लेवल एनर्जी में चले जाते हैं, और जैसे ही लाइट चली जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएंगे, और नीचे आते समय वो एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें वो टाइम के साथ नीचे आते हैं, टाइम के बाद, कि भाई आपकी लाइट आ रही थी तो आपने कई बैंड देखे होंगे हाथ में पहनने के आते हैं, तो लाइट आ रही है तो आपको नॉर्मल दिखता है, लेकिन जैसे लाइट अंधेरा हो जाएगा तो वो ग्लो करने लगता है। आप लोगों ने रेडियम की ऐसी वॉच देखी हो, वॉच में होता है मैजिक पेन भी होता है सर, ओके, देखा बच्चों। और ऐसे ही साइन बोर्ड्स होते हैं, और साइन बोर्ड में तो ये क्विकली होता है, तुरंत। जैसे रात को आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी की जो हेडलैम्प की लाइट गिरती है, तो लाइट गिरते ही वो ग्लो करता है, और लाइट हटते ही वो तो तुरंत है, वो स्पॉन्टेनियस है, गिरेगी तभी ग्लो करेगा। आप देखते ना रात को हाईवे का नजारा कितना खूबसूरत होता है, आपको सब तरफ एकदम येलो और लाइट और जगमगाता वो दिखाई देता है। दिन में वो इतना अच्छा नहीं दिखता है, क्यों? रात में सब कुछ डार्क है, और आपकी लाइट के सोर्स से ही वो चीज उनको टकरा रही है, और उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हाईवे में जाते हैं, वापस नीचे आते हैं, और वो एनर्जी को वापस रेडिएट करते हैं। तो इस कारण से हमको, तो चलो ये बात आपको मैंने बताई, इलेक्ट्रॉन्स के जंप करने से रिलेटेड बात बताने की कोशिश की। तो इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल में घूमते हैं तो न तो एनर्जी लेते हैं और न ही एनर्जी रेडिएट करते हैं, लेकिन जब किसी को ज्यादा एनर्जी और इसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, मान लो यहाँ पर 30 किलो जूल इसकी एनर्जी का लेवल है, ये 80 किलो जूल है, तो 30 को 40 दोगे तो कुछ नहीं, 30 में रहेगा, और एनर्जी दी 30 में ही रहेगा। यदि आपने 50 दे दी तो ये 30 वाला जंप करके 80 में चला जाएगा, 50 किलो जूल लेकर, तो 30 प्लस 50 80 वाला में चलेगा। बात समझे? बीच में वो नहीं जाएगा। आपको समझ आ रहा है बेटा? और जैसे आप भी क्लास में होते हो तो थर्ड से आप फोर्थ में जाओगे, 3.1 3.2 ऐसे नहीं जाओगे, पूरी एनर्जी मिलेगी, पूरा साल होगा तो आप फोर्थ में जाओगे, है क्या नहीं? तो ऐसे ही ये एनर्जी लेवल में जंप कर। बच्चों अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ये आपकी पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है, उसकी क्या आदत है, वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, ये सब बातें इन इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड है। इसलिए आपको हर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब मैं आप बताऊंगा आपको, एक वर्ड बोलिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। आपने कभी सुना कि यार कि पीसी लेना है, एक लैपटॉप लेना है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन का लेना है? सुना कभी कॉन्फ़िगरेशन? तो वहां कॉन्फ़िगरेशन बोला अरे मेरे को प्रोसेसर तो इसका लेना है, रैम इसकी लेनी है, जी हार्ड डिस्क ऐसी लेनी है, ये ग्राफिक कार्ड्स लेने हैं। तो क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर के सारे अरेंजमेंट के हर पार्ट को किस किस लेवल का लेना है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। सुना है आप लोगों ने? क्या सुना था कभी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना? तो सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखाना चाहता हूं। सबसे पहली और बेसिक बात कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एक मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम, मिनिमम होंगे तो रहेगा, नहीं होंगे तो नहीं रहेगा, खाली रहेगा शेल, पर मैक्सिमम इतने ही रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। What is the number of electron which can be accommodated in a particular shell? The maximum number is 2n square. पहला शेल को हम बोलते हैं K, दूसरे शेल को हम बोलते हैं L, तीसरे को M, चौथे को N, और so on। ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2n स्क्वायर, 2 1 स्क्वायर 2, 2 2 स्क्वायर 8, 2 3 स्क्वायर 18, 2 4 स्क्वायर 32, 2 5 स्क्वायर 50। ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हो गए, क्या? मैक्सिमम। क्लियर? अब मैं आपको ये कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और आप लोगों ने शायद कल प्रैक्टिस की होगी। बच्चों
प्लीज इस बात को सीरियसली लीजिए कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये आपकी पूरी साइंस का बेस है। यदि यहां से आप गड़बड़ हो गए तो आपको न तो आगे वाले में इंटरेस्ट आएगा और फिर आप सोचोगे कि यार मुझे साइंस नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक नहीं पकड़ा। ठीक है, तो आप सभी आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और मैं चाहता हूं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। HELI BCNOFNENAMG, पता है ना इनका एटॉमिक नंबर। बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं आप थोड़ा सा और बातें बताऊंगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर समझिए, एटॉमिक नंबर हर बच्चे का एक नंबर है। जैसे आप लोगों के एग्जाम हो रहे हैं तो आपका रोल नंबर है, तो क्या आपकी स्कूल के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? आपका अटेंडेंस नंबर, क्या आपका रोल नंबर? अटेंडेंस नंबर हर साल बदलता है और कोई नया बच्चा आ जाता है तो भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो अटेंडेंस नंबर आपको ज्यादा दिन के लिए याद रखना पड़ता है। रोल नंबर एक साल हमेशा आपका फिक्स रहता है ना। जैसे आपका रोल नंबर है 932 तो ये बताता है कि 9th में 32 अटेंडेंस है। ऐसा करके रोल नंबर बनता है ना बच्चों। जो भी आपका स्कूल में अलग अलग तरीका भी हो सकता है, बट 932 आपका है तो अगले साल 932 किसी और का होगा, पिछले साल 932 किसी और का था, तो रोल नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं। आप यदि 15 साल बाद स्कूल में जाओगे और कहोगे कि मेरा 9th में रोल नंबर 932 था, तो क्या वो आपको पहचानेंगे? नहीं। आपकी स्कूल के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? स्कॉलर नंबर, जो किसी को भविष्य में भी कभी भी अलॉट नहीं होगा। मैं स्कूल में चला गया और मैं कहूंगा मेरा स्कॉलर नंबर है 1008, तो मैं वहां बोलूंगा 10008, तो वो बड़ा सा स्कॉलर रजिस्टर होगा, उसको देखेंगे और 108,008 पे मेरा ही नाम होगा। आज से 10 साल बाद में। क्यों? क्योंकि बाद में वो नंबर बढ़ता ही जाएगा। कई यूनिवर्सिटीज ज्यादा नंबर होता है तो ईयर बताना शुरू कर देते हैं। 21 आगे लगा देंगे तो मैं पता लग जाएगा कि 2021 की बात है, तब एडमिशन हुआ था। तो वो जो भी तरीका हो, लेकिन स्कॉलर नंबर कभी रिपीट नहीं होता। मैं जाऊंगा मेरे बैंक में, SBI में, कहूंगा मैं प्रकाश त्रिवेदी हूं, कोई जानता है मेरे को? कोई नहीं। प्रकाश त्रिवेदी मेरे बैंक में ये पैसे देना, मेरे को नहीं देगा। वहां पर मेरे नाम की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? ऐसे नाम वाले पूरे इंडिया में बहुत सारे हो सकते। तो क्या इंपॉर्टेंट है? अकाउंट नंबर। अब वो कहेंगे आपका नंबर बोलिए बस, है नहीं? आप किसी काम के लिए जाते हो तो वहां पर आपको ये पूछते हैं कि आपका आधार नंबर बताइए। तो कुछ ना कुछ आपका यूनिक नंबर है। इसी तरह से हर एलिमेंट का, सुनिए बहुत लंबी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, हर एलिमेंट का एक फिक्स नंबर होता है। वो नंबर एक बढ़ जाए तो वो एलिमेंट वो रहता ही नहीं है, कुछ और हो जाता है। एग्जाम्पल बताता हूं। कार्बन में बच्चों 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? 6 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन 7 हो तब भी कार्बन ही कहलाएगा, 8 हो तब भी कार्बन ही कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन 5 हो, चाहे 7 हो चाहे 9 हो, तब भी कार्बन कहलाएगा। लेकिन प्रोटॉन यदि 6 की जगह 7 हो गए तो ये कार्बन रहेगा ही नहीं, नाइट्रोजन बन जाएगा। इसलिए किसी भी एटम की सबसे मेन उसका आइडेंटिफिकेशन का नंबर क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर। इसलिए उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। हर एटम का एक फिक्स नंबर है और वो नंबर क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो अब मैं यहां पर सेकंड में आपको यहां पर सारे एलिमेंट्स जो है लिखे, इनका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं जो हमेशा के लिए फिक्स रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कभी सोचेंगे कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर इलेक्ट्रॉन तो हमेशा बराबर होते हैं? हाँ, तब फिर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही बात है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है? नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी कोई एटम निकाल भी देता है, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तब भी वो सोडियम ही रहता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें 10 ही रहेंगे, प्रोटॉन 11 है। ठीक है? सिमिलरली कोई और एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है लेकिन फिर भी वो वही एलिमेंट रहता है,
क्लियर ना? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या होता है? प्रोटॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी इतने। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किस तरह से ये अरेंज है। तो हाइड्रोजन में अरेंजमेंट कैसा है? फर्स्ट शेल में 1, हीलियम में फर्स्ट शेल में 2, लिथियम में फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 समझ में आ गया? क्या हो गया यहाँ पे? इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, सेकंड की कैपेसिटी 8 है, तो 2 8 1, फिर 2 8 2 एंड सो ऑन। ये भी भरता ही जाएगा इस तरह से। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। जैसे मैं आपको डायरेक्ट पूछूं फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सोचेंगे आराम से, पहले मैं 2 डाल दूं, चलो ठीक है। अब कितने बचे? सेकंड की कैपेसिटी कितनी? 8 2 और 8 10, अभी भी 5 बचे। और तीसरे में कितनी कैपेसिटी? 5 2 8 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फास्फोरस का। ठीक है बच्चों, अब मैंने इतनी ताकत से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्यों समझाया? क्योंकि ये कैसे रिएक्ट करते हैं ये इसी बात पे डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट शेल कौन सा होता है? ये शेल है, ये शेल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट शेल कौन सा होता है बताऊं मैं? वो शेल जो सबसे बाहर वाला है, दैट इज आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। बताओ हाइड्रोजन के लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? के। बताओ नियोन के लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल। बताओ मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? क्यों? आउटर मोस्ट मतलब कौन सा? जिसमें सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहर के में ही है, एल में तो कोई नहीं है। इसके यहां ही है, यहां पर के तो है ही, एल में भी इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला शेल। बच्चों आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। क्या क्या डेफिनेशन पढ़ाई भी बता देता हूं साथ साथ। आज मैंने आपको एटॉमिक नंबर पढ़ाया। पहले तो एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? Z। और दूसरा मैंने अभी क्या बताया? वैलेंस शेल। और तीसरा बता रहा हूं वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बताओ सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1। एक ही। बताओ ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? इधर देख बेटा, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? ये ऑक्सीजन, इसका वैलेंस शेल कौन सा है? बाहर वाला। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। चलो मैं एक और किसी से पूछूंगा, मुझे कंफर्म हो जाएगी सबको समझ में आ रहा है। बताओ जिसको आता है हाथ ऊपर करेगा। बताओ बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? युवराज 3। करेक्ट। मुझे बताओ बोरॉन का वैलेंस शेल कौन सा है? बोरॉन का वैलेंस शेल कौन सा है? रक्षित? एल। देखो बोरॉन बाहर वाला शेल एल, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब मैं आपको और आगे ले जाता हूं। अब मैं तीसरी बात बताता हूं आपको, वैलेंसी। वैलेंसी किसको कहते हैं? द केमिकल कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। देखो बच्चों मैं डेफिनेशंस बोल रहा हूं, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग घर पे इसको लिखिएगा, ठीक है ना? मैं देखता हूं बच्चों इतनी हम मेहनत करते हैं, थोड़ा सा हम ये अरेंज करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उसको देखोगे नहीं ना तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। जब भी आपके पास थोड़ा टाइम हो आप देखा करोगे, है ना? और 1.5 स्पीड में देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड बढ़ा सकते हैं ना आप लोग इसकी? बढ़ा के देख लीजिए ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाएगा फास्ट। ओके, तो क्या बता रहा था मैं आपको? व्हाट इज atomic number? The number of proton of an atom is called atomic number. What is valence shell? The outermost shell of an atom is called valence shell. What is electron? Valence electron. The number of electron present in the outermost shell or valence shell is called valence electron. What is valency? Chemical combining capacity of an atom. एक एटम कितने चीजों से जुड़ सकता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस। मैं हूं जैसे, मैं कितने लोगों से हाथ मिला सकता हूं? 2। मेरी वैलेंसी कितनी है? 2। मेरी वैलेंसी 2 है।
मैं ऑक्टोपस होता तो कितने लोगों से हाथ मिलाता? मैं शोले का ठाकुर होता तो कितने लोगों से हाथ मिलाता? 0. तो वैलेंसी का मतलब समझ आया आपको? शोले देखी बच्चे? Yes, sir. यहाँ सूर्यदेव ठाकुर वो बना तो जो वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? कितनों से जुड़ सकता है। आप लोग भी बच्चों छोटे थे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले खिलौने आते थे। Yes, sir. तो आपको पता होता था कि ये इसके चारों तरफ, ये तो चारों तरफ से कहीं जुड़ेगा और ये तो कॉर्नर पीस है क्योंकि दो ही जगह जुड़ेगा। आपको आइडिया लग जाता है कि ये कहाँ रहेगा। तो सिमिलरली इनकी भी वैलेंसी है। क्या है इनकी वैलेंसी? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कर ले हम लोग 2 मिनट। Yes, sir. सुनिए बच्चों, वैलेंसी किसको कहते हैं? वैलेंसी का मतलब होता है कि हर एटम, वैलेंसी का मतलब सबको समझ में आ गया? Yes, sir. कि कोई एटम कितने एटम से कंबाइन हो सकता है, उसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। ऑक्सीजन 2 से कंबाइन हो सकता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। हाइड्रोजन 1 से कंबाइन हो सकता है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। नाइट्रोजन 3 से कंबाइन हो सकता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। तो अब आपको वैलेंसी समझ में आया। वैसे हमने 3rd चैप्टर के अंदर वैलेंसी जो ऊपर लिखते थे, सोडियम के ऊपर +1 तो कहते थे 1 उसकी वैलेंसी, याद है आपको? Yes, sir. वही वैलेंसी थी। और आप उस समय सोचते थे सर ये कैसे पता चलेगा हमको? आज मैं बताने वाला हूं ये कैसे पता चलेगा। शुरू करें? Yes, sir. सुनिएगा बच्चों, आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा जिसमें क्या होता था? दौड़ो बच्चों दौड़ो, जंगल में आग लगी, पानी लाओ, आग बुझाओ, 5। अब क्या होगा बताओ? 5 का क्या करते थे? फिर मैंने बोला 5 के ग्रुप बनाएंगे। मान लो 25-30 बच्चे दौड़ रहे हैं, मैंने बोला 5। ये गेम खेला है सबने? नहीं खेला हो तो मैं बता रहा हूँ रूल क्या है। रूल ये बेटा, जैन ने नहीं खेला है, जैन में बताता हूँ रूल क्या है। मान लो 20-25 बच्चे ग्राउंड में घूमते हैं और ये बोलते हैं दौड़ो बच्चों दौड़ो, सब दौड़ते रहते हैं मान लो। और जिससे वो जो गेम का रेफरी है वो एक नंबर बोलेगा, कोई भी नंबर, जैसे मैंने इस बार नंबर बोला 5, तो दौड़ते हुए जो बच्चे हैं ना सबको 5 के ग्रुप बनाने। अच्छा 5 हम 5 हो गए। 5 हो गए मतलब हम गेम में नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब ये 5 हो गए, इधर 5 हो गए, इधर 5 के साथ 6 हो गए, तो वो क्या कहेगा? नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, निकल, इसको भगाएंगे। और कई 4 रह गए तो ढूंढेंगे, तू इधर उसको भगाएंगे, वो देखेंगे ढूंढेगा कहां जाना है। एक जगह यहाँ 6 रह गया, पता है मेरे को, तो ये लास्ट में आया था, इसको निकालो, ये लास्ट में आया था। सिमिलर, क्या गेम समझ आ गया आपको? अब आप सुनेंगे सभी ध्यान से। सिमिलर गेम खेला हुआ है इन एटम्स के साथ, और इन एटम्स को कहा है दौड़ो बच्चों दौड़ो एटम्स दौड़ो, और कहा लास्ट में 8। क्या कहा? 8। तो इन 2 को छोड़ के बाकी सबकी आदत है कि आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट में? 8। अब सोचो, हम सोचते हैं सब क्या करेंगे, हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, नीचे सोचते हैं। अब ये बताओ इसका आउटर मोस्ट मतलब आउटर मोस्ट शेल क्या होना चाहिए? फुलफिल। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे से बताता हूं मैं आपको। हाँ बच्चों, सोडियम मैग्नीशियम NeNaMg N Si P S Cl ArKC। अब L 13 14 15 16 17 18 19 20। इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन बताओ बच्चों। 2a3 2a4 2a5 2a6 2a7 2a8 2a81 2a82। ओके गुड, ठीक है ना? तो ये आपको आ गया कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और पता है K L और M, इन सब का वैलेंशियल यही है M, यहां तक, यहां वाले का M। क्लियर? अब हम देखते हैं बच्चों वैलेंसी। बच्चों इनको कहा था हमको कि 8, यहां से शुरू करते हैं। इनको कहा था 8, अब यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 1। तो इस 1 को क्या करना है? 7 को ढूंढ के लाना है। तो इस 7 को ढूंढना आसान है, या इसको 1 को धक्का मार के निकाल दो, आउटर मोस्ट यही हो जाएगा। 1 को धक्का मार के निकालो। तो सोडियम की आदत है इसे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1।
ठीक है। अच्छा, ये निकाल दो दो निकाल देंगे, इसकी वैलेंसी दो, वैलेंसी, इसकी वैलेंसी, इसकी, इसकी। ये 5 को निकालना आसान है कि 3 को लेना आसान है? 3 को लेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी, 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 इसकी वैलेंसी ऐसे निकाल। क्या आपको समझ है? यदि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 1, 2 हो वैलेंसी 2 है, 3 हो वैलेंसी 3 है, 4 हो वैलेंसी 4 है, 5 हो तो वैलेंसी 3 है। मतलब वैलेंसी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, 4 पे हाईएस्ट हो जाती है, फिर घटती है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन निकालने से बढ़िया लेना आसान है। 5 को निकालो या 3 को लो, तो 3 को लेना आसान है। आप सोचो कि आप 5 जन इकट्ठे होकर 8 का हुआ है तो आप 5 भाग जाओगे इधर तक? नहीं, आप तो ढूंढोगे किसी को, है ना? तो बच्चों ये तरीका है। ओके, अब देखो बच्चों कि यहां मैंने 8 का कहा ऑक्टेट रूल, पर वास्तव में बात यह है कि इलेक्ट्रॉन ये चाहते हैं कि हमारा आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ हो। यहां पर यह बात अप्लाई क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि पहले की कैपेसिटी सिर्फ 2 की। तो क्या इसका शेल पूरा भरा हुआ है? कितने की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसको 2 पूरा भरा हुआ है, क्या जरूरत है? 9। तो ये हो गया 0। इसके 1 को निकालेगा, 2 को निकालेगा, 3, 4, 3, 2, 1, 0। बच्चों आपको सबकी वैलेंसी समझ में आ गई। वैलेंसी मीन्स व्हाट? वैलेंसी मीन्स केमिकल कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितनों से कंबाइन कर रहा है एटम, उसको वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसलिए मैंने ये सीक्वेंस से आपको पढ़ाया। पहले तो बताया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बताना जरूरी क्यों था? क्योंकि एटॉमिक नंबर पता होगा तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, है क्या नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया तो आपको क्या देखना है? वैलेंस शेल, अंदर कितने भरे उससे हमको कोई लेना देना नहीं। आउटर मोस्ट में कितने, तो वो क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी का मतलब होता है केमिकल कंबाइनिंग कैपेसिटी। केमिकली एक एटम कितनों से कंबाइन कर सकता है, कितने बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है। देखो यहां पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 क्यों होती है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 283। ये 5 लेगा या 3 निकालेगा? 3 निकालेगा, आसान काम है। बोलिए बच्चों, समझ में आया आपको? ये हमने पढ़ी वैलेंस। बच्चों आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको वापस कह रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग आगे जो भी पढ़ोगे ना, पूरी केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेस में जो भी आप पढ़ोगे, उन सब का बेस यहां से जुड़ा हुआ रहेगा, हमेशा हमेशा। इसलिए अभी आप बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, आगे बहुत डिटेल आएगा, लेकिन यदि ये समझ में आ गया तो आपको कंबाइन कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ, तो अब मुझे याद ही नहीं एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या, क्लोरीन की वैलेंसी क्या, पता ही नहीं है। पर मुझे पता है कि एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है 13 एटॉमिक नंबर है और क्लोरीन का है 17। बस इतने से मैं उसका सब कुछ पता लगा दूंगा। कैसे? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283, इसकी वैलेंसी हो गई 3, मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम की 3, और 3 निकाल रहा है तो +3। क्लोरीन 287। अब देखो आउटर मोस्ट में क्या है? 7। क्या 7 लूज करेगा? नो, 1 लेगा, इसकी वैलेंसी हो गई 1, और क्योंकि ले रहा है तो इसकी है -1। अब देखो ये इधर एल्यूमिनियम क्लोराइड। याद करो, याद आ रहा है? मैं आपको वापस उससे कनेक्ट कर रहा हूं, वहां से आपका ये कनेक्शन सेट होगा और आप समझ पाओगे कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना टफ नहीं। तो ये पूरा बोहर मॉडल है। क्लियर बच्चों? बोहर मॉडल के साथ साथ हमको बाद में, पहले हमने 2 ही सबएटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए थे। क्या क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड बाय इगोर। और उस समय क्योंकि इन दोनों पे चार्ज था, हमने डिस्कवर इजीली कर लिया। बाद में हमको पता चला कि एटम का मास उतना नहीं है जितने उसमें प्रोटॉन है। प्रोटॉन से बहुत ज्यादा मास है एटम का। ऐसा क्यों होता है?
तो बाद में पता चला क्योंकि उसमें ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसके अंदर चार्ज कुछ भी नहीं है लेकिन मास प्रोटॉन जितना ही है और उनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। और ये डिस्कवर किए थे जेम्स चैडविक। कैसे डिस्कवर हुए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह ये चीज क्या है, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उतना ज्यादा लोड नहीं लेंगे इसके बारे में, ठीक है, कभी समझेंगे। और तो इस तरह से हमने देखा ये सारी चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी। मुझे लगता है बच्चों कि मैं आपको थोड़ा और टाइम, मैंने आज कुछ ज्यादा नया नहीं पढ़ाया, सिर्फ वैलेंसी वाली बात ये नहीं पढ़ाई, ये सब पढ़ा चुका था मैं कल। पर मैं ये चाहता था कि आपके साथ 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस हो, है कि नहीं, ताकि आप लोग कभी भी रिवाइज करना चाहो, कभी आप बैठ के वैसे वीडियो में देखना चाहो, तो आप ये सारी चीजें कनेक्ट कर पाओ। जो हमने 3 वीडियो की जो इस सीरीज में तीसरा वीडियो बनाया है, यदि ये 3 वीडियो आप बार बार 2-3 बार देख लोगे कभी भी बैठ के, तो आपका पूरा चैप्टर थोरोली रिवाइज होगा। और है सिर्फ 30-30 मिनट की वीडियो, ठीक है, 1.5 की स्पीड में देखिए आप आराम से, ठीक है ना, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाए, ठीक है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे बच्चों, एटॉमिक नंबर और सारा पढ़ाई दिया है, लास्ट में थोड़ा सा आइसोटॉप, मास नंबर, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं और इसी के साथ चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आप पढ़ते रहिएगा। ओके।